हिंदी उपन्यास के वन लाइनर परसेंट बहुत ही अच्छी ये क्लास आपके लिए रहने वाली है, बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, यही मुझे उम्मीद है और इसीलिए बस पढ़ा है। कल ये क्लास मैंने डाली थी लेकिन इसमें केवल 3 मिनट तक आपकी क्लास चली थी और उसके बाद में क्लास बंद हो गई थी, तो इसको हम दोबारा डालेंगे, पूरा ज़रूर पढ़ लेना। हिंदी उपन्यास वन लाइनर प्रश्नों में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न, क्या बल्कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और बने होंगे आज तक सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आधुनिक युग में जो उपन्यास शब्द है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अंग्रेजी के नॉवेल के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है, जो कि एक दीर्घ कथात्मक गद्य रचना है। संस्कृत एवं बंगला भाषा में इसके लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग होता है, जबकि गुजराती में नवल कथा और मराठी में कादम्बरी शब्द मिलता है। यानी कि उपन्यास शब्द के लिए मराठी भाषा में कादम्बरी का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित दुर्गेश नंदिनी बांग्ला साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। दुर्गेश नंदिनी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है, जिन्होंने आनंद मठ लिखा था। 1862 ईस्वी में भूदेव मुखोपाध्याय ने सर्वप्रथम उपन्यास शब्द का प्रयोग किया। सन 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो कि भारतेंदु जी की पत्रिका थी, उसमें इनका एक अपूर्ण उपन्यास था मालती, उसको एक धारावाहिक उपन्यास के रूप में छापा था। 1878 ईस्वी में राधाकृष्ण दास ने भी उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। तो भारतेंदु जी ने अपने अपूर्ण उपन्यास मालती के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया, और उपन्यास शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो 1862 में हुआ था। किसके द्वारा? भूदेव मुखोपाध्याय के द्वारा, ये अच्छे से याद रख लेना। आगे पाश्चात्य विद्वानों ने उपन्यास के मुख्यतः 6 तत्व हैं जो निर्धारित किए हैं। अब ये 6 तत्व कौन से हैं? उपन्यासों के लिए कथा वस्तु की सबसे पहली जो जरूरत होती है, हमारे पास कोई कथा होनी चाहिए, पात्र या चरित्र चित्रण होना चाहिए, कथो उपकथन होना चाहिए, देश काल शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व हैं किसके? पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा उपन्यासों के जो दिए गए हैं। हिंदी के पहले मौलिक उपन्यास की अगर बात करें तो एक गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार गणपति चंद्रगुप्त ने भाग्यवती जो उपन्यास है 1877 में ये प्रकाशित हुआ था, सरदाराम फिल्लौरी जी का। डॉक्टर इसे पहला उपन्यास माना है, अच्छे से याद रख लेना। जबकि डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने भी भाग्यवती को ही पहला उपन्यास माना है। विशेष है भाग्यवती जो उपन्यास है इसमें कोई निर्धारक तत्व नहीं है, इसमें रचयिता का जो उद्देश्य है वो उसी के शब्दों में स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना रहा है। यानी कि इसमें कोई भी निर्धारक तत्व नहीं है, इसमें कोई मतलब पात्रों के या चरित्र के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि जो लेखक हैं उन्होंने खुद ही किसको अपने शब्दों में स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी है। यह केवल स्त्री उचित एक शिक्षा ग्रंथ है, ये अच्छे से याद रखना। भाग्यवती सौभाग्यवती वैसे लड़कियां ही होती हैं। माता प्रसाद गुप्त की अगर बात करें तो इन्होंने सदानंद मिश्र और शंभूनाथ के द्वारा एक सहयोग रूप में लिखा गया था मनोहर नामक उपन्यास, इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जो कि 1871 में आया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी परीक्षा गुरु को मानते हैं, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था लाला श्रीनिवास दास जी का। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इसे ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला अंग्रेजी का नॉवेल कहा है। यानी कि अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर गोपाल राय देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गौरी दत्त के द्वारा ये उपन्यास जो लिखा गया है, हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आप जानते हैं, परीक्षा गुरु भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा ये उपन्यास है भारतेंदु जी का, जिसे प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर कृष्ण पाल ये चंद्रकांता को मानते हैं, 1891 में प्रकाशित हुआ था, जो कि देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। हिंदी उपन्यासों में प्रथम, ये तो हमने पढ़ा है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन सी शैली में कौन सा उपन्यास लिखा गया है प्रथम। आख्यायिका शैली की अगर बात करें तो इसका जो प्रथम उपन्यास है वो श्यामा स्वप्न को माना जाता है, जो कि 1885 ईस्वी में लिखा गया था ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा। और हिंदी का प्रथम जो ऐतिहासिक उपन्यास है ये है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, जो कि 1890 में किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। पत्रात्मक शैली की बात करें तो पत्रात्मक शैली में लिखित है हिंदी का प्रथम उपन्यास
चंद हसीनों के खतूत 1927 में लिखा था, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? उग्र साहब के द्वारा लिखा गया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। हिंदी का प्रथम तिलस्मी, इनको थोड़ा सा हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यहाँ से बाहर आपका उपन्यास का कोई प्रश्न नहीं जाएगा, तो इसीलिए इस पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। मुझे डबल मेहनत इसमें करनी पड़ गई है, क्योंकि मैंने कल 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, डाली थी, लेकिन उसमें आवाज़ आ रही थी, चली नहीं थी, है ना। तो वो तो अब आपको खैर नहीं दिखेगी, मैं उसको प्राइवेट कर दूँगी और ये ही आपको दिखेगी। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से नोट बनाइए, और पसंद आती है तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अय्यारी जो उपन्यास है ये है चंद्रकांता 1891 में जो आया था देवकी नंदन खत्री जी का। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास की अगर बात करें तो जो राजनीति पर आधारित है ये है प्रेमाश्रय, जो कि 1922 में लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। हिंदी का पहला स्मृति शैली का जो उपन्यास है, स्मृति यानी कि याददाश्त, यादों के आधार पर जो लिखा गया है वो है देहाती दुनिया, 1926 में लिखा था शिव पूजन साय ने। अध्ययन की सुविधा के लिए हम प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास हैं उनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं, सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास है उनका जो समय है, सबसे पहले तो ये याद रखना है 1877 से 1918 ईस्वी। ठीक है, ये इनका समय है। और 1877 में सबसे पहले कौन सा उपन्यास है? तो ये भाग्यवती है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। पहले हमारे जो लेखक हैं ये हैं पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी, ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। भाग्यवती इन्होंने लिखा था 1877 में। यह एक लघु सामाजिक उपन्यास है, बाल विवाह पर इसमें जबरदस्त चोट की गई है। साथ ही भारतीय स्त्री की दशा और अधिकारों को लेकर क्रांतिकारी विचार इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो अच्छे से आपको याद रख लेना, इसमें बाल विवाह पर चोट की गई है। हालांकि ये जो भाग्यवती है इसमें स्त्री शिक्षा दी गई है, और स्त्री शिक्षा में आप जानते हैं ये भी एक मेन टॉपिक है। स्त्री को शिक्षा देने के लिए, यानी कि स्त्रियों को एक अच्छा उनको जीवन के आधार पर एक अच्छा बनाने के लिए ना, एक अच्छा नागरिक के तौर पर, ये एक अच्छी गृहिणी वो तभी बन सकती हैं जब उनको इन चीज़ों से बचाया जाए, यानी कि बाल विवाह से बचाया जाए। तो इस पर भी जबरदस्त चोट इसमें की गई है। आगे है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास की अगर बात करें तो 1851 से 1851 में इनका जन्म है। ठीक है, ये जन्म काल, जीवन काल इनका बताया गया है। 1851 में जन्म और 1887 तक के रहे। परीक्षा गुरु इनका उपन्यास है 1882। लेखक के अनुसार श्रीनिवास दास जी ने इसमें क्या लिखा है? लेखक कहते हैं कि जो बात 100 बार समझाने से भी समझ में नहीं आती है वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है। इसमें मदन मोहन नामक एक रईस के पतन एवं फिर सुधार की कहानी सुनाई गई है। ठीक है, इसमें मदन मोहन नामक एक सेठ हैं, है ना, और इन जो ये सेठ हैं ये पहले काफ़ी मतलब फंस जाते हैं, किसी भी इसके जो दोस्त हैं वो ही फंसा देते हैं। जब बिगड़ जाते हैं और जब सुधारने के लिए इनके बात करते हैं तब तो ये सुधरते नहीं है। फिर जब ये एक बार जेल पहुंच जाते हैं, है ना, फिर इनका जो वकील मित्र है ब्रजमोहन वो इनको बचा करके लेके आता है, और फिर कहते हैं ना जब टक्कर लगती है तभी इंसान सुधरता है, और फिर उसके बाद इनमें पूरी तरह से सुधार आ जाता है, एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट हमारे तीसरे उपन्यासकार हैं जो कि प्रेमचंद पूर्व में आते हैं। 1844 में इनका जन्म हुआ था, 1914 तक रहे। भट्ट जी मूलतः सुधारवादी एवं उपदेश मूलक उपन्यासकार माने गए हैं। इनका लक्ष्य विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देना रहा है। इनके तीनों ही उपन्यास सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं, ये याद रखना। तीनों ही उपन्यास कौन से हैं? तो चंद्रसेन रहस्य कथा 1879 ईस्वी, यह उपन्यास इनका अपूर्ण है। ठीक है, ये जो उपन्यास है वो अपूर्ण है, हालांकि इसीलिए आज तक पूछा नहीं गया है ना। और नूतन ब्रह्मचारी इनका खूब पूछा जाता है, 1886 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास मूलतः बालकों के लिए लिखा गया, बालक यानी कि केवल लड़कों के लिए। ठीक है, मूलतः मतलब मूल रूप से लड़कों के लिए लिखा गया है नूतन ब्रह्मचारी। इसे पढ़कर छात्र सुहृदय का विकास करें, ऐसा इनका उद्देश्य रहा है। 100 अजान एक सुजान, ये इनका तीसरा उपन्यास है जो 1892 में प्रकाशित हुआ था। सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों में परिवर्तन का चित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर लज्जाराम शर्मा मेहता। लज्जाराम मेहता 1863 से 1931 तक इनका जीवन काल है। धूर्त रसिकलाल इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1890 माना है, जबकि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने 1889 माना है। इस उपन्यास में रसिकलाल जो कि इसका पात्र है, इसकी धूर्तता को व्यक्त किया गया है, धूर्त रसिकलाल। ठीक है,
स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये इनका दूसरा उपन्यास है, 1899 में है। आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार सती सुखदेवी के नाम से आया है 1907 ईस्वी, और आदर्श सिंधु 1914 ईस्वी, ये इनके उपन्यास हैं लज्जाराम मेहता के। आगे है किशोरीलाल गोस्वामी का नाम आता है, 1865 में जन्म हुआ, 1932 तक रहे। ये हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी को ऐतिहासिक उपन्यासों का जनक माना जाता है। इन्होंने लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, लगभग 65 उपन्यास इनके माने गए हैं। सामाजिक उपन्यासों में इन्होंने कौन से लिखे हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना, इनके द्वारा उपन्यास नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया गया था। ठीक है, उपन्यास नामक पत्रिका का नाम ही उपन्यास था, ये अच्छे से याद रखना। इन्होंने उपन्यासों में प्रणयनी परिणय 1880 ईस्वी, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890, सुख सरवरी 1891, प्रेममयी 1901 ईस्वी, और इसके बाद है इनके लीलावती व आदर्श सती 1901, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901, राजकुमारी 1902, चपला व नव्य समाज 1903-4, चंद्रावती व कुल्टा कुतूहल 1905, पुनर्जन्म व सौतिया दाह 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909-10, अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी। ये सारे उपन्यास इनके सामाजिक उपन्यास हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी जैसा कि अभी हमने बताया है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, उपन्यासों के जनक हैं, तो ऐतिहासिक उपन्यास तो जाहिर सी बात है इनके पूछे ही जा सकते हैं। तारा व छात्रकुल कमलिनी 1902, प्रकाशन वर्ष आप देख लेना, सबका लिखा हुआ है। कनक कुसुम व मस्तानी, हृदय हारिनी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, लवंग लता व आदर्श वाला, मल्लिका देवी व वंग सरोजनी, सोना और सुगंध व पन्ना बाई, गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह 1916, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा 1917 ईस्वी में। ये सारे उपन्यास जो ऐतिहासिक तौर पर जाने जाते हैं। अगला नाम यहाँ पर आता है देवकीनंदन खत्री का, जो कि घटनात्मक उपन्यासकार, उपन्यास यहाँ से शुरू भी होते हैं और घटनात्मक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। 1861 से 1913 ईस्वी इनका समय है। इन्होंने लहरी प्रेस, इन्होंने एक प्रेस की स्थापना की थी, प्रिंटिंग प्रेस की, है ना, जहाँ पर पत्र पत्रिकाएं ये सब छपते हैं, लहरी प्रेस की स्थापना की, एवं सुदर्शन समाचार पत्र का भी प्रकाशन इन्होंने करवाया था। शुक्ल जी के अनुसार ये पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम मची, और ये काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री ही थे। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने, ये सबसे ऐसे लेखक हैं जिनके सबसे ज़्यादा आम जनता ने सबसे ज़्यादा जिनके उपन्यासों को पसंद किया था। ये हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। इनको तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तिलस्मी एवं अय्यारी यानी कि घटनात्मक प्रमुख उपन्यासों की अगर बात करें तो सबसे पहला इनका उपन्यास है चंद्रकांता, जो 1888 से 1891 के बीच 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ये एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए हजारों उर्दू भाषी या फिर अहिंदी भाषी जो हिंदी नहीं पढ़ना लिखना जानते थे, उन्होंने हिंदी सीखी थी। ठीक है, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दूसरा इनका उपन्यास आता है चंद्रकांता संतति, 1896 से 1905 के मध्य में लिखा गया, क्योंकि ये 24 भागों में विभक्त है। ठीक है, 24 भागों में विभक्त है, ये याद रखना, बहुत एक लंबा उपन्यास है। इस उपन्यास में महारानी चंद्रकांता के 2 पुत्रों की कथाएं वर्णित की गई है। तीसरा हमारा उपन्यास आता है यहाँ पर नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी और वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी। नेक्स्ट है कटोरा भर खून 1895, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, भयानक खून, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, माया मेल और भूतनाथ। भूतनाथ जो इनका उपन्यास है ये 21 भागों में विभक्त है। 1908 ईस्वी में इसके प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने लिखे थे, और बाद के जो 15 भाग हैं ये दुर्गा प्रसाद खत्री यानी कि इनके पुत्र ने पूरे किए थे। दुर्गा प्रसाद खत्री के भी उपन्यास साथ में देख लेते हैं। अद्भुत भूत 1916, सफ़ेद शैतान और रक्तमंडल उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। गोपाल राम गेमरी 1866 से 1946 ईस्वी में इनका नाम आता है। इनका जीवन काल है। हिंदी जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिखे। 1900 ईस्वी में गहवर से जासूस नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना है। गोपाल राम गेमरी ने जासूस नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। 200 जासूसी उपन्यास इन्होंने लिखे थे। आर्थर कॉनन डॉयल के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि जासूसी उपन्यासों के लेखक थे आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध लेखक थे।
1898 में गोपाल राम गैमरी ने बंगाल से हीरे का मूल उपन्यास अनुदित करके प्रकाशित भी करवाया था। इनके जो प्रमुख उपन्यासों हैं उनमें देखते हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन है, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायाविनी, जासूस की भूल, भयंकर चोरी, चक्करदार चोरी, जादूकरनी मनोला और माल गोदाम में चोरी, जासूस की चोरी, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, गुप्त भेद और जासूस की अय्यारी। ये सारे उपन्यास जो आपको याद रखने हैं इनके। आगे हमारा नाम, अगला नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म हुआ था 1865 में। 1947 जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त ये दुनिया से आज़ाद हो लिए, है ना। प्रेम कांता इन्होंने, देखो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है और ये प्रेम कांता किसका है, तो प्रेम कांता अयोध्या सिंह का लिखा गया है 1894 ईस्वी में। ये इनका प्रथम उपन्यास है। दूसरा उपन्यास है इनका ठेठ हिंदी में ठाठ, जो कि 1899 में लिखा गया। इस उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणाम बताए गए हैं, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है इसमें अनमेल विवाह, है ना, अनमेल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है। तीसरा उपन्यास आता है अधकिला फूल 1907 ईस्वी। इस उपन्यास में धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल इन उपन्यासों में है एवं धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम इनमें बताया गया है, ठीक है। धर्म की महत्ता के लिए धार्मिक अंधविश्वासों का अंधविश्वास मतलब बहुत ज़्यादा, जब लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है ना तो वो उसका जो परिणाम है वो भयंकर ही निकलता है हमेशा। वेनिस का बाका ये अनुदित उपन्यास है जो कि इन्होंने शेक्सपियर के उपन्यास मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया है। नेक्स्ट नाम यहाँ पर आता है श्री रामलाल वर्मा का चालाक चोर, जासूसी कुत्ता, जासूस के घर खून और 80,000 की चोरी। ये उपन्यास है जो रामलाल वर्मा जी ने लिखे हैं। अब आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। इनका समय है 1918 से 1936 ईस्वी, जो कि छायावाद का समय है, वही प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों का समय माना गया है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस कालखंड में चरित्र प्रधान उपन्यासों के साथ ही स्त्री चेतना एवं दलित विमर्श से संबंधित उपन्यासों की सर्जना हुई, जिनमें समाज सुधार की भावना, नैतिक मूल्यों का कर्तव्य, प्रेम, करुणा एवं आदर्श चित्रण, मध्यम वर्गीय मनुष्यों की पीड़ा का चित्रण, मेहनत कश जनता के संघर्ष का चित्रण, मानवीय संबंधों एवं मानव चरित्र का सूक्ष्म अंकन, धार्मिक आडंबरों का खंडन एवं समाज सुधार, देशभक्ति के साथ ही अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण इस कालखंड के उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियां कही जा सकती हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों का सही अनुक्रम यहाँ पर आपको दे रखा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यासकार है जो कि प्रेमचंद युगीन में नहीं है, जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में जाना जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग दे दिया है। प्रेमचंद युगीन में सबसे पहला नाम तो प्रेमचंद का ही आता है। इनका समय देख लेना, आगे हम इनको पढ़ेंगे। खैर, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, शिव पूजन साय, राहुल सांकृत्यायन, सियाराम शरण गुप्त, निराला जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र प्रताप नारायण श्रीवास्तव और ऋषभ चरण जैन का नाम यहाँ पर आता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश लमही नामक गांव में हुआ और निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को काशी के अंदर। पिता का नाम था मुंशी अजायब राम, जो कि डाक मुंशी थे, और पिता का नाम था आनंदी देवी। वास्तविक नाम था इनका धनपत राय श्रीवास्तव। इनके चाचा जमींदार महावीर ने इनका नाम नवाब राय रखा। उर्दू में चलकर अपनी आरंभिक रचनाएं इसी नाम से लिखी हैं। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हो कि उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे, तो नवाब राय नाम से करते थे। लेकिन ये जो नाम है ना, वो इनके चाचा जमींदार महावीर ने दिया था। ठीक है, चाचा का नाम था महावीर और लड़के को नाम क्या दे दिया, नवाब राय। आगे है रामविलास शर्मा, क्या लिखते हैं, जब वे 7-8 वर्ष के थे, है ना। रामविलास शर्मा जी ने अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में लिखा है कि जब वे 7-8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, और जब 15 वर्ष की हुई तब उनका विवाह कर दिया गया, और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। 1901 ईस्वी में प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था। ठीक है, 1901 से प्रारंभ हुआ है इनका साहित्यिक जीवन। अपनी पहली पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण 1905 ईस्वी में उसे त्याग दिया
और 1906 ईस्वी में इनका जो दूसरा विवाह हुआ था वो हुआ था शिवरानी देवी से, जो एक बाल विधवा एवं विदुषी थी। विदुषी, बाल विधवा का अर्थ आप समझते हैं, विदुषी का अर्थ होता है एक अच्छी मतलब पढ़ी लिखी स्त्री थी। इन्होंने प्रेमचंद घर में, ठीक है, प्रेमचंद घर में एक जीवनी भी लिखी थी प्रेमचंद जी की, है ना, लेकिन प्रेमचंद जी के मरणोपरांत ये जीवनी लिखी गई थी 1944 में। इनकी 3 संतानें थी, श्रीपत राय, अमृत राय और पुत्री का नाम था कमला देवी श्रीवास्तव। 1919 ईस्वी में प्रेमचंद ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी जीविका का प्रमुख साधन अध्यापन गोरखपुर, है ना, प्रमुख साधन क्या था, अध्यापन करते थे। गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि स्थानों पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। साथ ही कुछ वर्ष ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब इंश्योर भी रहे, ठीक है, सब इंश्योर यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद पर रहे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। 1921 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे ऐसे हमारे युवा थे जो उसमें कूद पड़े थे क्रांतिकारी आंदोलन में, तो उनमें से एक हमारे प्रेमचंद जी भी थे जिन्होंने सरकारी नौकरी से उस वक्त त्यागपत्र दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विशेष की अगर बात करें तो लेखन कार्य के अतिरिक्त उन्होंने जमाना ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी द्वारा प्रकाशित मर्यादा माधुरी 1922, हंस 1930, जागरण 1932 इन पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। इनके बेटे थे अमृत राय, उन्होंने 1972 ईस्वी में कलम का सिपाही नाम से इनकी जीवनी लिखी, जो कि 1962 ईस्वी में लिखी, है ना, ये ध्यान रखना है, 1962 में लिखी थी जो प्रकाशित हुई। और 63 ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसके लिए मिला था 1 साल बाद, ठीक है, याद रखना। कलम का सिपाही 1962 बस याद रखना है। 1908 ईस्वी उनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने जब्त किया था, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें 8 कहानी संग्रह कहानियाँ थी जिनको संकलित किया गया था। ये राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण कहानी थी इसके अंदर, ठीक है। और उनके सामने ही इस संग्रह की 500 प्रतियाँ जला दी गई। इसमें कहानियों का संग्रह जो है ये भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो कौन कौन सी कहानियाँ थी, इसके दुनिया और हुब्बे वतन, हिंदी में सांसारिक प्रेम और देशभक्त के नाम से इसको बाद में अनुदित किया गया। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, हिंदी में यही मेरी मातृभूमि है, इस नाम से इसको बाद में अनुदित किया। सिला ए मातम, हिंदी में इसे शोक का पुरस्कार का नाम दिया गया, ठीक है। ये कहानियाँ इसमें संकलित की गई थी। सोजे वतन संग्रह जब्त होने के बाद उनके दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने, इनकी केवल ये कहानियाँ ही संग्रह जब्त नहीं की गई थी, बल्कि प्रेमचंद के लिखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, लेखक की कलम कहाँ रुकेगी, है ना, तो उन्होंने वो लिखना चाहते थे लेकिन उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। तब उनके दोस्त थे मुंशी दया नारायण निगम, उन्हें प्रेमचंद नाम का सुझाव दिया। उन्होंने कहा था कि अब तुम उर्दू में लिखना बंद करो, है ना, नाम भी बदल दो और भाषा भी बदल दो ताकि कोई पहचान न सके। जमाना के संपादक थे ये ध्यान रखना, प्रेमचंद नाम का सुझाव दिया था। उसके बाद प्रेमचंद नाम से हिंदी में इन्होंने लेखन कार्य किया और इससे पहले इन्होंने जो उर्दू में रचनाएं की थी उनको भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। 1915 की इनकी जो पहली कहानी है, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद की पहली कहानी माना है, ठीक है, 1915 में लिखी थी इन्होंने पहली कहानी। और ये शायद जो कहानी है वो है सौत नामक कहानी, जिसे पहली कहानी माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। इसके माध्यम से ये हिंदी में आए और कहानियाँ हिंदी एवं उर्दू दोनों में अब ये प्रकाशित होने लगी थी। अपने जीवन काल में इन्होंने 301 कहानियाँ लिखी, ठीक है, आपको लगभग 300 कहानियाँ दी जाती हैं। 301 कहानियाँ इन्होंने लिखी, जो मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित संग्रह में कुल 203 कहानियाँ संकलित हैं। प्रेमचंद की सबसे पहली मौलिक कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रत्न मानी जाती है, जो कि 1907 ईस्वी में लिखी गई और ये जमाना पत्रिका में ही छपी थी। नाटक हैं इनके संग्राम 1923 ईस्वी में। देखो अब वैसे तो ये उपन्यास की क्लास है, लेकिन प्रेमचंद जी को हमें बाद में मतलब नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए इनके नाटक और कहानियाँ वगैरह भी यहाँ पर देखेंगे। संग्राम 1923 में इन्होंने नाटक लिखा। किसानों में व्याप्त कुरीतियाँ तथा फिजूल खर्ची के कारण ये कर्ज नहीं चुका पाने से फसल को कम दामों में बेचना, ये इसका आधार विषय है। अगला नाटक है इनका करबला 1924 ईस्वी लखनऊ में से ही प्रकाशित हुआ था, मतलब निकलता था, खेला गया था। और प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी में ये बनारस से निकला, ठीक है, ये इनका नाटक। आगे है और कुछ विचार प्रेमचंद जी का एक निबंध संग्रह है, जो कि 1939 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की जीवनियों की अगर बात करें तो प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई।
कलम का मजदूर इन्होंने मदन गोपाल ने लिखी थी। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था। विशेष यहाँ पर दे रखा है कि कलम का, देखो कलम का मजदूर और कलम का सिपाही तो कहते हैं किसको, प्रेमचंद को, लेकिन कलम का जादूगर नाम से रामरक्ष बेनीपुरी को जानते हैं और भाषा का जादूगर शिवपूजन साहे को कहा जाता है। प्रमुख उपन्यासों की अगर बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भाषा के सटीक, सार्थक एवं व्यंजनापूर्ण प्रयोग में प्रेमचंद अपने समकालीन ही नहीं बाद के उपन्यासकारों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। वस्तुतः प्रेमचंद ने ही हिंदी उपन्यास को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया है, प्रदान किया है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि एक बांग्ला साहित्यकार थे, उन्होंने इनको उपन्यास सम्राट कहकर के संबोधित किया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का विभाजन देख लेते हैं। उर्दू में रचित इनका जो असरारी माविद है, ये 1903 ईस्वी में देवस्थान का रहस्य नाम से लिखा गया। ठीक है, असरारी माविद को देवस्थान का रहस्य के नाम से लिख दिया गया। कृष्णा रूठी रानी एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है इनका, रूठी रानी। उर्दू से हिंदी में रूपांतरित बाजार हुस्न को सेवा सदन नाम से 1918 में आया। जलवा ए इसार वरदान नाम से 1921 ईस्वी में। गौसी आफियत प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी और चौगाने हस्ती रंगभूमि 1923 ईस्वी में आया। इसके बाद है रंगभूमि, इनका 1925 में प्रकाशित हुआ था, है ना। और हम खुरमा एवं हम सवाब प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। ठीक है, हम खुरमा एवं हम सवाब, ये प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे मूलतः हिंदी में लिखित उपन्यास कायाकल्प 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी में लिखित इनका प्रथम उपन्यास है। याद रखना, पहले अभी तक ये जो उपन्यास लिख रहे थे वो उर्दू से हिंदी में आए थे, लेकिन ये मूलतः हिंदी में लिखा गया था। कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935 और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास रह गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। प्रमुख उपन्यासों में इनका सबसे पहले देखेंगे सेवा सदन 1918 ईस्वी। प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। ठीक है, प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवेल बताया है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि सेवा सदन प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ कृति है, जहाँ से इनके नए औपन्यासिक जीवन का ही नहीं, हिंदी उपन्यास के एक नए युग का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, सेवा सदन को प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ कृति किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने वेश्याओं के जीवन सुधार की समस्या उठाई है। प्रमुख पात्रों को अगर देखें तो सुमन नायिका, गजानंद सुमन का पति, शांता सुमन की बहन और सदन कौन है, ये शांता का पति है। प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में लिखा गया। यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं का चित्रण किया गया है। नामवर सिंह ने इसे हिंदी का पहला प्रगतिवादी उपन्यास माना है। ठीक है, नामवर सिंह ने जो प्रेमाश्रय है उसको पहला प्रगतिवादी उपन्यास माना है, किसका, हिंदी का। अच्छे से याद रखना है इनको। आगे इसके जो प्रमुख पात्र हैं प्रेमाश्रय के, उसमें मनोहर बलराज, ये मनोहर का पुत्र है। बिलासी विद्रोहिणी चरित्र के हैं। ज्ञान शंकर शोषक पात्र। सिपह सालार गौस खान के नाम से है शोषक पात्र। सुक्खू चौधरी, गायत्री एवं ज्वाला सिंह। ठीक है, ये सभी इसके पात्र हैं। रंगभूमि उपन्यास 1925 में प्रकाशित हुआ। इसका नायक एक अंधा सूरदास है जो अंधा है। ठीक है, इसका नायक है, उसका नाम है सूरदास, जो कि एक अंधा पात्र है जो पूंजीपति वर्ग के शोषण का विरोध करता है, जो कि अंत में गोली से मार दिया जाता है। इसमें गौण रूप से विनय एवं सोफिया की प्रेम कथा का भी चित्रण है। यह उपन्यास गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता का चित्रण भी इसमें किया गया है। आलोचकों की दृष्टि में प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में पहली बार चरित्र प्रधान उपन्यास लिखने में सफलता प्रदान की है। अगला उपन्यास यहाँ पर आता है इनका, जो कि हिंदी का प्रथम लिखित उपन्यास है, मूल रूप से 1926 में। इस उपन्यास में ज्योतिष, पूर्व जन्म की स्मृतियां, ग्रह नक्षत्र, ढोंगी बाबाओं के चमत्कार और वृद्धों की समस्या का चित्रण किया गया है। इसमें प्रमुख पात्र हैं चक्रधर, जो कि नायक है। अहिल्या चक्रधर की पत्नी, देवप्रिया जगदीशपुर की रानी, विलासिनी स्त्री है महेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, मनोरमा नायिका है, लौंगी, रोहिणी, वसुमती एवं रामप्रिया। इसके बाद आता है अगला उपन्यास निर्मला, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। यह उपन्यास टीवी धारावाहिक के रूप में भी प्रसारित हुआ है। अगला उपन्यास है इनका गबन 1931 ईस्वी। कथानक इसमें नायक रमानाथ एवं नायिका जालपा की प्रेम कथा के माध्यम से मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमताओं का चित्रण इसमें
किया गया है गबन के अंदर, ठीक है। आर्थिक विषमताओं पर संबंधित है ये। कर्म भूमि इनका जो अगला उपन्यास है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसका रचनाकाल 1932 माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र 1933 मानते हैं। कथा वस्तु इसमें हरिजनों की समस्याओं का चित्रण है। कर्म भूमि में प्रमुख पात्र हैं इसके अमरकांत नायक, मुन्नी अधिकारी, सुखदा, सकीना, नैना, रेणुका, शांति कुमार, सलीम और मेहनत है। गोदान, गोदान उपन्यास आप जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने इसका, देखिए इसमें गोदान में बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मैम इसका जो समय है 1935 भी देखते हैं कहीं कहीं लिखा हुआ और 1936 भी देखते हैं। तो इसका कारण यही है कि अलग अलग जो विद्वान है वो अपने अपने ग्रंथों में अलग अलग रचना काल या अलग अलग प्रकाशन वर्ष है ना, या अलग अलग जन्म वर्ष मान लेते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर नगेंद्र इसका रचना काल मानते हैं 1935, जबकि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में 1936 मिलता है और ये कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण करता है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, गोदान के बारे में बहुत सारे कथन है कुछ विद्वानों के, तो देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। गोदान उपन्यास प्रेमचंद का चिर अमर कीर्ति स्तंभ है तथा यह इनकी प्रौढ़ कृति है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर नावर सिंह कहते हैं कि गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद एवं सामंती व्यवस्था पर भी एक प्रहार है, ठीक है, ये डॉक्टर नावर सिंह जी का कथन है। शिव कुमार शर्मा कहते हैं कि गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है, ठीक है। गोदान को सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? तो शिव कुमार शर्मा ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि गोदान एक उपन्यास ही नहीं है बल्कि उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास प्रेमाश्रय उपन्यास से लक्षित होना और उसे पूर्णता गोदान में उपन्यास में प्राप्त हुई, यह संसार के साहित्य में बेजोड़ है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने ही कहा है। दोबारा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि प्रेमचंद का गोदान एक ऐसी मनोभूमि पर प्रतिष्ठित है जहाँ जैनेन्द्र की आत्म केंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा, इला चंद्र जोशी की काम कुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना, यशपाल का समाजवादी यथार्थवर भगवती चरण वर्मा तथा उपेंद्र नाथ अस्क का रूमानी समाजोन्मुख व्यक्तिवाद एवं अमृतलाल नागर का सर्वमागतिक मानववाद सभी के प्रेरणा स्रोत इसमें सूत्र लक्षित किए जा सकते हैं, ठीक है। सब मतलब सारे लोगों का मिलकर के ये एक निचोड़ है गोदान। ये किसने कहा है भाई? याद रखना, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं। मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास है, प्रेमचंद जी का अंतिम और अधूरा उपन्यास रह गया था। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी मंगलसूत्र उपन्यास को लेकर कहते हैं कि मंगलसूत्र उपन्यास जन मंगल के लिए निश्चय ही किसी नवीन मान्यता का सूत्रपात करता है, परंतु यह अधूरा रह गया। मंगलसूत्र 1948 ईस्वी में बाद में प्रकाशित हुआ था, जिसे इनके पुत्र अमृत राय ने ही पूरा किया था और इसमें पात्र हैं देव कुमार, नायक है इसका संत कुमार, साधु कुमार, गिरधर दास, सेव्या, पंकज एवं पुष्पा। आगे हम यहाँ पर देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा को, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो कल मैं आपको आगे इसका पढ़ा दूंगी। यार हम पता ही नहीं चला, बंद है वो अपना। हम पता ही ना चला बंद हो कि ना हो, कुछ भी आइडिया नहीं।